तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिस चैप्टर का नाम है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये चैप्टर कैसे पैदा हुआ, पहले तो यही हम लोग को समझ में आना चाहिए ये केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर कैसे एग्जिस्टेंस में आया। आप लोग जानते हैं ज्यादातर केमिकल रिएक्शंस, या बचपन में जब आप लोग पढ़ रहे थे तो बचपन में आपने देखा होगा देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस पढ़े थे। एक चेंज का नाम क्या था? फिजिकल चेंज, और दूसरे चेंज का नाम क्या था? केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज किस चेंज को कहते हैं भाई? ऐसा चेंज जो रिवर्सिबल हो। जैसे आपने आइस को पानी में पिघला दिया, पानी को आपने वेपर बना लिया इन अ क्लोज कंटेनर। अच्छा, अगर आप चाहें तो उस क्लोज कंटेनर से वापस क्या बना सकते हैं? पानी बना सकते हैं। पानी को वापस आप किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये फिजिकल चेंज थे वेयर द केमिकल इक्वेशन या केमिकल कॉम्पोजिशन उस पर्टिकुलर चीज का बदल नहीं रहा था। लेकिन आपने सेकेंड टाइप का चेंज भी पढ़ा था, दैट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज में आपने पढ़ा होगा कि केमिकल चेंजेस आर दोस चेंजेस विच आर इरिवर्सिबल इन नेचर। अब एक बार पेपर जल गया तो वापस वो जला हुआ चीज जो है वो वापस पेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। चावल आपने हाँ वो नया एक प्रोडक्ट ही फॉर्म कर लेता है। पर ये जो बात आपने पढ़ा था ये उस टाइम के लिए तो सत्य था, पर अब जब हम थोड़े बड़े हो गए और हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है तो थर्मोडायनेमिक्स में हमने देखा कि भाई स्टेबिलिटी क्राइटेरिया थी, स्टेबिलिटी फ्रॉम रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट साइड जाता है। अभी जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट अगर स्टेबिलिटी जा रही है तो उस टाइम पे अगर प्रोडक्ट हमारा ज्यादा स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड दिशा में जाएगी, और अगर रिएक्टेंट हमारा ज्यादा स्टेबल है तो वो रिवर्सिबल वापस आ जाती है। और याद होगा एक ग्राफ भी मैंने आपको बना के दिखाया होगा जहां पे आपका जो रिएक्शन है वो रिएक्टेंट लोअर एनर्जी पर है और प्रोडक्ट जो है वो हायर एनर्जी पर है। उस केस में एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से रिएक्शन क्या हो गई? रिवर्सिबल हो गई। तो अभी केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल कैसे हो गई? वो ही चीज से इस चैप्टर का एक उत्पन्न हुआ कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शंस की हम बात करते हैं तो वो ऑलवेज इरिवर्सिबल हो ऐसा नहीं है। देयर आर फ्यू केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर रिवर्सिबल इन नेचर। तो लिखिए, मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग अराउंड अस, most of the chemical reactions occurring around us is irreversible in nature, that is it proceeds only in one direction, वो यूनिडायरेक्शनल होता है, एक डायरेक्शन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है। unidirectional, full stop, and goes to completion, and कॉमा देके लिखिएगा, सॉरी फुल स्टॉप बोल दिया, कॉमा, and goes to completion, but there are certain reactions which proceeds in forward as well as reversible direction, which proceeds in forward as well as reversible direction, such reactions are known as reversible reaction, reversible direction, such reactions are known as reverse direction, such reactions are known as reversible reaction। अब वो रिवर्सिबल रिएक्शन अगर है तो कुछ इस प्रकार से हो रहा होगा, A प्लस बी हमें क्या मिल रहा होगा? C प्लस डी मिल रहा होगा, और C प्लस डी जब डिसोसिएट कर रहा होगा तो वापस से हमें क्या मिल रहा होगा? A प्लस बी मिल रहा होगा। और ये जो सिंबल हमने यूज किया है, दिस इज द सिंबल फॉर इक्विलिब्रियम, जहां पर रिएक्शन आगे भी जा रही है और प्रोडक्ट पीछे की ओर भी आ रहा है। इसका मतलब है A एंड B कंबाइन कर क्या दे रहे हैं? C और D दे रहे हैं, वेयर सी और डी डिसोसिएट करके वापस क्या दे रहे हैं? ए और बी आपको दे रहे हैं। तो इसी चीज को आप वहां पर आगे फर्दर लिखिए, फुल स्टॉप देकर, द स्टेट इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, द स्टेट इन विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of backward reaction is called as the equilibrium state, the state in which
the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, such reaction is known as, such state is known as equilibrium state. Such state is known as equilibrium state. The concept of equilibrium is applicable, the concept of equilibrium is applicable both in chemical as well as physical change. The concept of equilibrium is applicable on both chemical as well as physical change या physical processes. The concept of equilibrium is applicable on both physical as well as chemical processes. Physical as well as chemical processes. तो ये दोनों ही चीजों पर क्या है, इक्वली वैलिड रहता है, फिजिकल प्रोसेस में भी और केमिकल प्रोसेस में भी. जबकि बचपन से हम लोग यही पढ़ते आ रहे थे कि ऑल दी केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल इन नेचर, पर ऐसा अब नहीं है. देयर आर सर्टेन केमिकल रिएक्शंस व्हिच आर रिवर्सिबल इन नेचर. बहुत सारे ऐसे रिएक्शन हैं जो कि रिवर्सिबल हैं, और रिवर्सिबल होने का बहुत सारा कारण है. जो सबसे मुख्य कारण होता है दैट इज द स्टेबिलिटी रीजन. स्टेबिलिटी अगर होगी तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा. इफ उस तरफ वो प्रोडक्ट फॉर्म में अगर वो ज्यादा स्टेबल नहीं है तो उसकी ऑब्वियस टेंडेंसी होगी मैं वापस कहां चला जाऊं, रिएक्टेंट साइड पर चला जाऊं, जहां से मैं आया था वहीं चला जाऊं. और फिर अगर आपको चाहना है या आप चाहते हैं कि नहीं, इवन इफ द प्रोडक्ट इज अनस्टेबल, पर मैं चाहता हूं कि ये प्रोडक्ट फॉर्म हो ही, किसी भी कारण पे किसी भी तरीके से इसे मैं फॉर्म करा लूं, तो आप इक्विलिब्रियम को क्या कर दीजिए, डिस्टर्ब कर दीजिए. इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो फिर रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ही कन्वर्ट होगा, बिकॉज आपने इक्विलिब्रियम को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया. कई सारे ऐसे प्रोसेसेस हैं जहां पर हम लोग इस तरह का काम करते हैं. लिखें आगे, इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस. इक्विलिब्रियम इन फिजिकल प्रोसेस. लिखें, the equilibrium developing between different phases or physical properties of a substance, different phases or physical property of a substance, the equilibrium developing between different phases or physical property of a substance is termed as physical equilibria. Is termed as physical equilibria. Different phases or physical properties of a substance is termed as physical equilibria. तो इसको आप physical equilibria कहते हैं. और physical equilibria कितने प्रकार का हो सकता है, तो उसके कुछ उदाहरण आप लिख सकते हैं. राइट, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. सेकेंड, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. थर्ड, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम. इस प्रकार से डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम हैं जो एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, एक इक्विलिब्रियम और है जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है या शायद 12th क्लास में पढ़ेंगे. डिसोल्यूशन ऑफ solid and gas in liquids. किसी भी चीज को जब आप लिक्विड में घोलते हैं, सॉलिड को घोलें या फिर गैसियस किसी सब्सटेंस को घोलें, सॉलिड या गैस को जब आप लिक्विड में घोलते हैं, उस टाइम पे जो इक्विलिब्रियम डेवलप होता है उसको भी आप, वो भी एक टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम है. इसके अंदर फर्दर दो पार्ट हैं. एक पार्ट है जब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हो, यानी सॉलिड और लिक्विड को आपने घोल रखा है. सेकेंड पार्ट है जहां पे आपने गैस को किसके साथ घोल रखा है, किस में घोल रखा है, लिक्विड में घोल रखा है. दिस ऑल आर द एग्जांपल्स. अब एक एक एग्जांपल अगर मैं इसका लिखना चाहूं तो मैं इसका एग्जांपल क्या लिख सकता हूं, सॉलिड लिक्विड का. पानी H2O, दिस इज सॉलिड यानी आइस के फॉर्म में है, ये इक्विलिब्रियम में होता है H2O लिक्विड के साथ. लिक्विड वेपर में भी सेम एग्जांपल लिया जा सकता है कि आपने H2O लिया हुआ है लिक्विड फॉर्म में, इज इन इक्विलिब्रियम विथ H2O इन वेपर फॉर्म या गैसियस फॉर्म.
सिमिलरली ये नेप्थलीन बॉल, नेप्थलीन इसको आपने सॉलिड स्टेट में लिया है, इज इन इक्विलिब्रियम विथ सेम नेप्थलीन गैस, और ये जो गैसीय स्टेट में है ये भी क्या है, सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम है। तो इस तरह से कई प्रकार के इक्विलिब्रियम आपने पढ़ रखे हैं। ये नेप्थलीन के अलावा कपूर, कैम्फर भी इसका एग्जांपल हो सकता है जहां पे ये इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करता है। डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड या गैस इन लिक्विड, सॉलिड एंड गैस या और गैस इज अ मोर एप्रोप्रिएट वर्ड। अब देखिए सॉलिड लिक्विड का डिसोल्यूशन का एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं, इसका एग्जांपल आप लिख सकते हैं शुगर व्हेन डिसॉल्व्स इन वाटर। तो यहां पे एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होगा, जिस इक्विलिब्रियम स्टेट को आप सैचुरेटेड स्टेट बोलते हैं। सैचुरेटेड स्टेट आ जाएगा मतलब द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस रेट से चीनी घुल रहा होगा उसी रेट से चीनी वापस, वो जो घुला हुआ चीनी वो वापस चीनी में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो वहां पे एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाएगी। और सैचुरेशन स्टेट एक ऐसे स्टेट को बोलते हैं जहां पे नो फर्दर एडिशन ऑफ चीनी या दैट पर्टिकुलर सॉल्यूट टेक्स प्लेस, वो सैचुरेट कर गया, उसके बाद और फर्दर उसके अंदर डिसोल्यूशन नहीं हो सकता। वेराज गैसेस का केस में आप CO2 इन एरेटेड वाटर या CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर जो CO2 हम लोग डालते हैं वो क्या है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ दिस ओनली। तो ये कुछ एग्जांपल्स आपको क्या रखने चाहिए, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर, ये भी एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है उसी से तो एक्वेरियम एक्वस लाइफ चल रही है, पूरा का पूरा जो एक्वेटिक लाइफ है वो इसी के ऊपर तो निर्धारित है, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो दीज ऑल आर द केसेस वेयर इक्विलिब्रियम इज स्टैब्लिश्ड। लिखें जनरल कैरेक्टरिस्टिक, ये लिख लिया आपने सारा, ये सारा एग्जांपल लिखे हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस। तो कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं, जब कहीं भी फिजिकल प्रोसेस होता है वहां पे क्या जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है इक्विलिब्रियम का। पहला, एट इक्विलिब्रियम all the measurable properties, at equilibrium all the measurable properties of a system remains constant. At equilibrium all the measurable properties of the system remains constant. What are all the measurable properties? Temperature, volume, density, mass, ये जो कुछ भी आप मेजर कर सकते हैं ये सारी चीजें क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। At equilibrium all the measurable properties of the system remains constant. Second point, equilibrium is attained only in closed system at a given temperature. Equilibrium is attained only in a closed system at a given temperature. याद रखिएगा ये इक्विलिब्रियम हमेशा क्लोज्ड सिस्टम पर ही हो सकता है और फिक्स्ड टेम्परेचर पर। यानी अगर आपने टेम्परेचर को परिवर्तित कर दिया इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगी, या फिर क्लोज कंटेनर को आपने ओपन कंटेनर में बदल दिया इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी। इन ऑर्डर टू दी सिस्टम को आप अगर चाहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में रहे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक तो ढक्कन बंद रखना होगा यानी क्लोज सिस्टम लेना होगा, और सेकेंड कि जो टेम्परेचर आपने फिक्स किया हुआ है वो टेम्परेचर आप नहीं चेंज कर सकते, बिकॉज जैसे ही टेम्परेचर आप चेंज करेंगे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। यानी एक चीज मुझे और यहां से समझ में आ रही है कि टेम्परेचर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच कैन चेंज द इक्विलिब्रियम ऑफ अ सर्टेन फिजिकल और केमिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में तो टेम्परेचर का बहुत आसान सा एग्जांपल है, भैया आप अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस वेपर में, ये आसानी से चेंज किया जा सकता है। टेम्परेचर अगर आप चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम विल डिस्ट्रॉय। थर्ड पॉइंट, equilibrium is dynamic in nature. Equilibrium is dynamic in nature. That is, the opposing processes do not stop. The opposing processes do not stop but takes place
simultaneously do not stop but takes place simultaneously and with the same rate, and with the same rate, done, and with the same rate। तो ये जो इक्विलिब्रियम है एक डायनेमिक प्रोसेस होता है। डायनेमिक इसे क्यों बोला गया है समझने की कोशिश करिएगा। ए बी मिलकर सी डी बना रहा है। अब जिस रेट से ए बी कंबाइन करके सी डी बना रहे हैं उसी रेट से सी डी टूट कर वापस से ए बी बन रहा होगा, और जिस टाइम पर द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। बाहर से देखने वाले को कभी पता नहीं चलता कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, पर जो अंदर है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब आप इसे चेक कर रहे होते हैं तो ये रिएक्शन जो है वो चल रहा होता है, पर बाहर वालों को क्या लगता है कि रिएक्शन अब बंद हो गई है। मैं ग्राफ भी दिखाऊंगा आपको, ग्राफ देख के आपको ज्यादा बेटर फील आएगा कि ग्राफ देख के लगता है कि इसके बाद देयर इज नो मोर चेंज इन दी कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन अब और चेंज नहीं कर रहा है। जैसे मैं एक सिंपल सा ग्राफ बना के आपको दिखाता हूं। सिंपल से ग्राफ में आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आप ये इक्विलिब्रियम को दिखाते हैं। देखिए सपोज करिए रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन का ग्राफ है, कंसंट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, या प्रोसीडिंग ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है। अब ध्यान से देखिए, इनिशियली हमारे पास क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट रहेगा कि प्रोडक्ट भी रहेगा, रिएक्टेंट रहेगा, और इनिशियली हमारे पास यहां पर सिर्फ क्या प्रेजेंट होगा, प्रोडक्ट ही प्रेजेंट होगा, मतलब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, 0 होगा। अब जरा ध्यान से देखिए, जैसे ही ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी ये यहां से ऐसा घटना स्टार्ट हो जाएगा भाई, क्योंकि जैसे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड कर रही होगी वो उसका जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे घटेगा और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगा। तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर, एक मिनट, ये थोड़ा सा, एक टाइम ऐसा आएगा जहां पर जिसके बाद आप देखेंगे कि ये दोनों ना क्या हो गए, पैरेलल टू एक्सिस हो गए। एक टाइम ऐसा आया जहां पे ये दोनों क्या हो गए, पैरेलल टू एक्सिस। पैरेलल टू एक्सिस का क्या मतलब है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट के बाद जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का और जो भी कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का, उल्टा लिख दिया शायद, जो भी कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का और जो भी कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट का, वो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसके बाद द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एज वेल एज द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नॉट चेंजिंग, कंसंट्रेशन दोनों का चेंज नहीं कर रहा है। ऐसा हमें दिखाई दे रहा है कि कंसंट्रेशन बदल नहीं रहा है, पर बदल तो रहा है, पर जिस रेट से बदल रहा है वो दोनों क्या है, सेम है, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा कि इसके कंसंट्रेशन चेंज हो रहे हैं। यही चीज उसने कहा है फर्स्ट पॉइंट में, एट इक्विलिब्रियम ऑल द मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। सारे मेजरेबल प्रॉपर्टीज में से कंसंट्रेशन भी मेजरेबल प्रॉपर्टी है, ये कांस्टेंट है। थर्ड पॉइंट उसने बोला इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मतलब चेंज तो कर रहा है पर बाहर वाले को पता नहीं चलता। एट मैक्रोस्कोपिक लेवल यू कैन नॉट डिटरमाइन वेदर द चेंज इज टेकिंग प्लेस और नॉट, वेयर जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होगा और प्रोडक्ट रिएक्टेंट पे, पर द रेट एट विच दिस इज हैपनिंग वो सेम है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है। ऐसे समझिए इस क्लास में मान लीजिए 25 बच्चे बैठे हुए हैं। अब 25 बच्चा बैठा हुआ है, बाहर वाला कोई दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला चेक कर रहा है कि इसके यहां कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। तो हुआ एक दिन 3 बच्चों ने नया एडमिशन लिया, तो मेरे क्लास का स्ट्रेंथ कितना हो गया, 28। पर उसी दिन जिस दिन वो दूसरे कोचिंग वाला चेक करने आया कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं इनके यहां, 3 बच्चा उस दिन एब्सेंट था। उसको क्या समझ में आया कि इनके यहां टोटल कल भी 25 था, आज भी 25 है, मतलब दी रेट इज नॉट चेंजिंग, मतलब नया बच्चा कोई भी एडमिशन नहीं लिया है। पर सच्चाई क्या है, नए बच्चे ने एडमिशन लिया है पर बाहर वाले को इसलिए पता नहीं चला बिकॉज द नंबर ऑफ हेड काउंट्स वाज कांस्टेंट। मुझे पता चलेगा नहीं चलेगा, मुझे इजीली पता चलेगा क्योंकि मैं बाय नेम आपको जानता हूं। तो जो 3 बच्चे नहीं आएंगे मैं बोल दूंगा ना ये बच्चा आज नहीं आया हुआ है। तो इंटरनल जो है माइक्रोस्कोपिक सिस्टम को पता है कि जो रिएक्शन है वो कंटिन्यूअसली हो रही है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, कॉम्बिनेशन भी हो रहा है और डिसोसिएशन भी हो रहा है। पर बाहर वाला जो देख रहा है, जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, उसको लग रहा है अरे जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई मतलब कोई परिवर्तन अब इसमें नहीं हो रहा है। क्लियर है, ये जो डायनेमिक वाला वर्ड है वो क्लियर है। तो देख के तो लग रहा है इसके बाद स्टैटिक हो गया, पर एक्चुअली में स्टैटिक
होता नहीं है, उसके बाद भी ऐसे क्रिस्का नहीं, ये फिजिकल क्वांटिटी जो है वो तो कांस्टेंट हो गई, पर ऐसा नहीं है कि ये कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा, चेंज तो कर रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, पर जिस रेट से हो रहा है वो कांस्टेंट है, इसलिए कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा। अरे नहीं, अभी तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन तो बहुत आगे है। वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसका कोई इंपॉर्टेंस है? कौन, ये वाला? नहीं, ये बस 3 कंडीशन है, कभी इंटरसेक्शन जल्दी आ जाता है, कभी वो देखेंगे, 3 केसेस बनेंगे, उसको हम लोग चेक करेंगे। चलिए, तो उसके नीचे अगला पॉइंट लिखें, द फिजिकल इक्विलिब्रियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय, द फिजिकल इक्विलिब्रियम इज कैरेक्टराइज्ड बाय कांस्टेंट वैल्यू ऑफ वन ऑफ इट्स पैरामीटर। The physical equilibrium is characterized by the constant value of one of the parameter such as boiling point, melting point, concentration of solute, ratio of product concentration, etc. at a given temperature. The physical equilibrium is characterized by constant value of one of its parameter such as boiling point, melting point, concentration of solute, ratio of product of reactant, etc. at a given temperature, ठीक है। वो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट वाला जो लाइन है ना, एक वो पॉइंट है, अंडरलाइन कर लीजिए उसको, प्रोडक्ट ऑफ रिएक्टेंट। तो फिजिकल इक्विलिब्रिया जो है ये, इन केस में अगर 2 रिएक्टेंट के आप प्रोडक्ट भी कर दे रहे हैं तो भी वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट ही रहने वाला है। एंड द लास्ट पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज पैरामीटर्स एट एनी स्टेज, द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज पैरामीटर एट एनी स्टेज shows the extent of physical process up to which it has processed. The magnitude of these parameters at any stage shows the extent of physical process up to which it has proceeded before reaching the equilibrium. Clear? Extent of physical process up to which it has proceeded before reaching equilibrium. इक्विलिब्रियम पहुंचने से पहले किस स्टेट में रिएक्शन है वो आप इन पैरामीटर से पता कर सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करिए ये जो लिखा हुआ है तो लिख लिया ना आप लोगों ने अपनी कॉपी में, मिटा दूं? हाँ, अभी देखिए ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखिए, सपोज करिए एक रैंडम एग्जांपल ले रहा हूं खुद से, हाइपोथेटिकली कोई एक रिएक्शन है जहां पर ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बी में कन्वर्ट हो रहा है। टाइम t इज इक्वल टू 0 पर सोच कर देखिए, मेरे पास इसकी कुछ क्वांटिटी होगी पर ये 0 होगा। ऑब्वियसली रिएक्टेंट मेरे पास रहता है और प्रोडक्ट 0 रहता है इनिशियली, तो ये रिएक्शन सपोज ऐसे हो रही है, ये प्रोसीड कर रही है। टाइम t इज इक्वल टू सपोज करिए 5 सेकेंड पर, इसकी कुछ क्वांटिटी घट गई होगी, मैं x माइनस a लिख सकता हूं, और जितनी क्वांटिटी इसकी घटी होगी, चूंकि ये 1:1 है तो करस्पॉन्डिंगली उतनी ही क्वांटिटी यहां पे क्या होगी, प्रोड्यूस हुई होगी। एट टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम, मुझे पता नहीं है टी इक्विलिब्रियम कब आएगा। टी इक्विलिब्रियम मतलब वो समय जिसके बाद रिएक्शन क्या हो गई है, इक्विलिब्रियम पर आ गई है। सपोज उस टाइम पर जो आपका x माइनस 3a कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो आपका जो प्रोडक्ट होगा वो 3a के बराबर होगा। अगर मैं में से कोई पूछे कि टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे, मुझे पता चल गया, सपोज मैं थोड़ी देर के लिए एग्जांपल ले रहा हूं कि ये 10 सेकेंड है, तो अगर कोई 7 सेकेंड पे मेरे को इंफॉर्मेशन दे दे तो मैं कह सकता हूं ना कि कितना रिएक्शन अभी प्रोसीड कर गया होगा और कितने देर बाद इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। अगर मुझे क्या पता है, टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम मुझे पता है, मैं बता सकता हूं व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितना रिएक्शन हो चुका और कितना रिएक्शन होना बाकी है। अगर मैं इसी ग्राफ को देखूं तो मैं ये कह सकता हूं ना कि अगर यहां पे ये जो समय है, इस समय पे रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में अचीव हो रहा है, या एक ग्राफ में ऐसा बना देता हूं, ऐसा अगर मान लीजिए
सपोज करिए ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है, ये कोई ग्राफ है। अब मुझे ये तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पॉइंट पे ये टाइम टी है, इस पे टी इक्विलिब्रियम, इस पे रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई, ये रिएक्टेंट था, इनिशियल कंसंट्रेशन इसको आर नॉट बोलते हैं और इसको इनिशियल प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पी नॉट बोलते हैं, और ये इस तरह से रिएक्शन प्रोसीड कर रही है। दिस इज कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं। तो अगर मेरे को कोई इस टाइम पर पूछे, टाइम t इज इक्वल टू t1 पे, तो इसके कंसंट्रेशन को या इसके कंसंट्रेशन को देखकर मैं बता सकता हूं कि रिएक्शन कितनी प्रोसीड हुई है, मतलब कितना और रिएक्शन बचा हुआ है। टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड या t2 पर अगर कोई बोले तो मैं इन दोनों के कंसंट्रेशन को देख के एक बता सकता हूं कि अभी इक्विलिब्रियम आया है कि नहीं आया है। पर वंस ये अचीव कर गया, इसके बाद चाहे आप कितना भी टाइम बढ़ा लो, कंसंट्रेशन में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो इसके पहले के किसी भी समय को ध्यान में रखते हुए क्या मैं ये बता सकता हूं कि अभी कितना रिएक्शन हुआ है और कितना रिएक्शन होना बाकी है? उस समय पर या उस समय पर जो कंसंट्रेशन है उसको देखकर मैं आसानी से ये बता सकता हूं। यही वो लास्ट पॉइंट में समझाने की कोशिश कर रहा है। क्या समझाया है उसने? द मैग्नीट्यूड ऑफ दीज पैरामीटर एट एनी स्टेज shows the extent of physical process up to which it has proceeded before reaching the equilibrium. Equilibrium attain करने से पहले कितना रिएक्शन हो चुका है, यह बात किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पर हम बता सकते हैं। इक्विलिब्रियम आने के पहले, इक्विलिब्रियम आने के बाद इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज एक बार इक्विलिब्रियम अटेन कर गया उसके बाद तो वो स्टैटिक हो गया, मतलब कंसंट्रेशन में चेंज और नहीं हो रहा है, फिर तो बताना मुश्किल है। पर उसके पहले के किसी भी टाइम पर या किसी भी कंसंट्रेशन पर हम देख के बता सकते हैं कि अच्छा इक्विलिब्रियम पे फलाना कंसंट्रेशन होना चाहिए था पर अभी इतना है, यानी अभी रिएक्शन और आगे प्रोसीड करने वाली है। अब कितने और प्रोसीड करने वाली है तो वो डिपेंड करेगा। सपोज करिए कंसंट्रेशन हमने 100 मोल लिया था इनिशियली, इसका हमने कितना मोल ले रखा था? 100 मोल, और इक्विलिब्रियम में इसके मात्र 30 मोल बचने चाहिए। कितने मोल बचने चाहिए? 30 मोल बचने चाहिए। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने 100 मोल लिया है और लास्ट में 30 मोल बचना चाहिए, तो 90 मोल जब रहा होगा तभी मैं बोलूंगा ना रिएक्शन और आगे प्रोसीड करेगी। अच्छा 80 मोल भी आएगा तो मैं बोलूंगा और आगे प्रोसीड करेगी, 50 भी आएगा तो, पर 60 आ गया तो आप कहेंगे अब रिएक्शन तो प्रोसीड करेगी पर अब बहुत कम ही रह गया है। क्यों? क्योंकि जब 60 कंज्यूम हो गया तो कितना बच जाएगा? 30 आना है उसको, तो मात्र और 10 ही रह जाएगा, 10 और होगा और रिएक्शन क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो ये कंसंट्रेशन को देख के आप बता सकते हैं कि किस एक्सटेंट तक रिएक्शन हो चुकी है और कितना रिएक्शन होना बाकी है। अभी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रहे, बट एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग का काम कर रहे हैं कि हम लोग ये पता कर सकते हैं कैसे, उसका प्रोसेस है, हम लोग देखेंगे। हाँ ऊपर वाला जो ग्राफ है वो भी कंसंट्रेशन वर्सेस रेट ऑफ टाइम। हाँ, ये रेट ऑफ रिएक्शन बोले या टाइम का ग्राफ बोले एक ही बात है। रेट ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड बाय द टाइम ओनली, कि एट व्हाट टाइम व्हाट रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। मैंने आपको बताया भी होगा कि कुल मिला के हम लोग 3 पार्ट में पूरे इस चैप्टर को पढ़ते, इस चैप्टर को नहीं, पूरे केमिस्ट्री के जो रिएक्शन पार्ट है वो 3 ही पार्ट में पढ़ाई होती है। फर्स्ट पार्ट इज whether a reaction will take place or not. If the reaction will take place, it is feasible or spontaneous. If it will not take place, it is not feasible or नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में पढ़ते हैं। वंस ये पता चल गया कि हाँ ये रिएक्शन होगी, तो अब ये रिएक्शन होगी तो किस एक्सटेंट तक जाएगी, कितने देर में ये रिएक्शन बंद हो जाएगी। तो ये सेकंड वाला जो पार्ट है वो हम लोग कहां पढ़ते हैं? आज वाला चैप्टर दैट इज केमिकल इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं कि किस एक्सटेंट तक ये रिएक्शन होगी, कितने टाइम के बाद ये रिएक्शन बंद हो जानी है। प्लस ये जब मुझे एक बार समझ में आ गया तब फिर एक तीसरा चैप्टर आता है दैट इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स, जहां पे कहते हैं अच्छा रिएक्शन हो तो गई, स्पॉन्टेनिटी पता चल गई भाई कितना स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, किस एक्सटेंट तक होनी है, कितने टाइम तक होनी है, ये भी पता चल गया। अब अगर इतने टाइम में होनी है तो उसका रेट क्या है एट विच द रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस। वो स्पीड होगा, स्लो होगा, मॉडरेट होगा, मॉडरेटली स्लो होगा, मॉडरेटली फास्ट होगा, वो रेट पता करने के लिए एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, वो 12th में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम लोग ये पता करना कोशिश कर रहे हैं व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, टिल व्हाट एक्सटेंट द रिएक्शन विल प्रोसीड। तो वो एक्सटेंट पता करने की कोशिश कर रहे हैं। लिखें। हाँ, दोनों ग्राफ का में कुछ डिफरेंस भी है, मतलब किसमें? इन दोनों ऊपर कुछ नहीं, ये कोई इसके अंदर डिफरेंस नहीं। इसका एक और ग्राफ बनता है, मैं तीनों बना ही देता हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए कि क्या है तीनों ग्राफ। एक और ग्राफ है जो ऐसा बनता है, तीनों का क्या मतलब है मैं समझाता हूं। दिस इज ऑल्सो कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ, ये भी टाइम ग्राफ है। तीनों का मतलब एक ही है। क्या मतलब है मैं समझाता हूं, देखिए
ये एक ऐसा है, ये ऐसे इक्विलिब्रियम का ग्राफ है जहां पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन वो कभी बराबर नहीं हुए, ये घटा भी ये बढ़ा भी, पर ये घटने के बाद भी बड़ा था और ये बढ़ने के बाद भी छोटा था। यही बात समझ में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट से हमेशा ज्यादा ही रहा, यानी ये ज्यादातर केस में बैकवर्ड रिएक्शन का केस ही होगा। इक्विलिब्रियम तो अटेंड हो गया, पर अभी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इज ग्रेटर देन दी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन। दिस इज अ ग्राफ वेयर एट सर्टेन टाइम एंड अ सर्टेन पर्टिकुलर कंसंट्रेशन बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बिकम्स इक्वल, एंड दैट particular concentration that is equal to both product and reactant that is achieved at the time of T equilibrium only. ये केस में here the reactant and product एक टाइम ऐसा था जहां पर क्या हुए, इक्वल हुए, पर वो टाइम T equilibrium नहीं था, T equilibrium उसके काफी बाद आया। तो there are three different cases। कैसे, अब अगर मैं बोलूं इन तीनों का एक एक एग्जांपल लेता हूं। ये सपोज करिए A से B कन्वर्ट हो रहा है, इसके हमने 100 मोल लिए, इसका 0, ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पर था, टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे इसके 70 थे और इसके 30 थे, ये दिखाई दे रहा है। अब इसके 70 है, इसके 30 है, तो ये 30 घट गया और करस्पॉन्डिंग उसी टाइम पे क्या बन गया, 30 फॉर्म हो गया, पर अभी भी ये इससे बड़ा है। ये इसका एग्जांपल हो गया। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लिया, सपोज A इज कन्वर्टेड इनटू B, टाइम t इज इक्वल टू 0 पर ये 100 मोल था, इसका 0 मोल, टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे इसके 50 और इसके भी 50, संभव है। अच्छा, इसका एग्जांपल, टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे रिएक्शन तो A से B प्रोसीड कर ही रही थी, इसका कंसंट्रेशन इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसके 100 थे, इसको 0, टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पे इसके 30 होगा, इसके 70। तो भाई एक टाइम तो ऐसा आया होगा जब 40 पर दोनों क्रॉस किए होंगे, भाई ये घटते क्रम में 40 आया होगा और ये बढ़ते क्रम में 40 आया होगा, दोनों एक जगह कहीं मिले होंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम उसके काफी ज्यादा बाद पर जाकर हुई। तो यही 3 एग्जांपल हैं। तो मैं कह भी रहा था कि 3 ही टाइप से रिएक्शन प्रोसीड करती है, एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया और एक ये तरीका हो गया। तीनों ग्राफ बनाने के पहले बना लिया होगा आपने, है ना, बस ऊपर ही एक हेडिंग डाल दीजिएगा, इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, या सीधे लिख दीजिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये तीनों ग्राफ के ऊपर एक हेडिंग डाल दीजिए डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये ग्राफ बना लीजिए, उसके नीचे जो मैं लिखवा रहा हूं उसको लिख लीजिएगा। वैसे मेरे को क्या कराना चाहिए था, पहले वो लिखवाना चाहिए था, बाद में ग्राफ बनाना चाहिए था। हाँ, लिखें, इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, इन केस ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन when the concentration of reactant and product do not changes with time, when the concentration of reactant and product do not changes with time, the reaction is called to be in the state of chemical equilibrium, in the state of chemical equilibrium. In case of reversible reaction, when the concentration of reactant and product do not changes with time, the reaction is called to be in the state of chemical equilibrium. In other words, full stop देके लिखें, the stage at which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, the stage at which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, the stage at which the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction is called the state of chemical equilibrium, is called the state of chemical equilibrium. Full stop. ठीक है, और मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए, तीनों एग्जाम्पल में स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम अचीव हुआ है, यहां पर अचीव हुआ है एट द कंसंट्रेशन ऑफ 70 मोल एंड 30 मोल, यहां पर अचीव हुआ है बोथ आर एट सेम कंसंट्रेशन, यहां पे अचीव हुआ है द कंसंट्रेशन ऑफ A इज स्मॉलर देन द कंसंट्रेशन ऑफ B, व्हेयरएज यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ A इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ B। तो इक्विलिब्रियम तो तीनों ही केस में आया है। डन, यहां तक कोई डाउट? एक लाइन और वहां ऐड करिए,
at equilibrium the mixture of reactant and product at equilibrium the mixture of reactant and product the mixture of reactant and product combinedly is called equilibrium mixture, is called equilibrium mixture. उसे ही हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर कहते हैं. जैसे इस केस में मैं इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात करूं तो क्या होगा मेरा इक्विलिब्रियम मिक्सचर, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 70 मोल्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी इज 30 मोल्स. यहां पर इक्विलिब्रियम मिक्सचर की बात करूं तो A is at 50 मोल एंड B is also at 50 मोल. और यहां पे इक्विलिब्रियम की बात करूं तो A is at 30 मोल एंड B is at 70 मोल. ये जो इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन है उससे जो मिक्सचर बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम मिक्सचर के नाम से जानते हैं. तीनों ग्राफ बना लिया, उसके नीचे तीनों बातें लिख लिए. सब लोग यहां तक कर चुके हैं. हेडिंग डालें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रिया. तो आपने फिजिकल इक्विलिब्रिया का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख लिया. 5 पॉइंट लिखा है ना फिजिकल इक्विलिब्रिया में. भाई फिजिकल इक्विलिब्रिया में मेजरेबल क्वांटिटीज चेंज नहीं होती, फिजिकल इक्विलिब्रिया डायनेमिक नेचर का होता है. ये सारा 5 पॉइंट आपने लिखा हुआ है. अभी वैसे ही हम लोग किसके लिए लिखना है, केमिकल इक्विलिब्रिया के बारे में लिखना है. राइट. फर्स्ट पॉइंट, इन केमिकल इक्विलिब्रिया एट अ गिवन टेम्परेचर, इन केमिकल इक्विलिब्रिया एट अ गिवन टेम्परेचर द मेजरेबल प्रॉपर्टीज in a chemical equilibria at a given temperature, the measurable properties like pressure, concentration, density, color remains constant. Temperature, pressure, concentration, density और color remains constant. याद होगा बचपन में जब हम लोग ये पढ़ते थे केमिकल चेंज, तो उसकी परिभाषा जब पढ़ रहे थे केमिकल चेंज की, तो वहां पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हमने पढ़ी थी. कहते कब पता चलता है कि कोई केमिकल चेंज हो रहा है, तो या तो टेम्परेचर बढ़ जाए, या प्रेशर चेंज हो जाए, या डेंसिटी बदल जाए, या कंसंट्रेशन चेंज हो जाए, या कलर चेंज हो जाए. अगर इन 6-7 प्रॉपर्टीज में से कुछ भी हो जाए तो मैं कहूंगा कि केमिकल रिएक्शन तो हुई है. ऐसा हम लोगों ने 8th या 9th क्लास में कभी तो केमिकल 8 ऐसे कभी तो पढ़े थे. सिमिलरली अभी कह रहा है कि अगर ये सारी चीजें कांस्टेंट रह जाए तो फिर हम क्या बोलते हैं उसको, केमिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो गया, ऐसा मानते हैं. क्या क्या, प्रेशर, टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, डेंसिटी, कलर. जो पहले मानते थे कि चेंज हो जाए तो केमिकल रिएक्शन है, अभी कह रहे हैं कि अगर चेंज नहीं हो रहा है तो हम मानेंगे कि वो किस में आ गया है, केमिकल इक्विलिब्रियम में आ गया है. क्लियर. लिखें, आगे लिखें. सेकेंड पॉइंट, chemical equilibria can be obtained, chemical equilibrium can be obtained. equilibria या equilibrium प्लूरल फॉर्म है equilibrium का, equilibria. equilibrium can be attained from either side. What do you mean by either side? Like AB gives CD, CD gives AB. तो either side से आप equilibrium attain कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि AB ही equilibrium में CD के रहेगा, नहीं. If AB is in equilibrium with CD, at the same time CD is in equilibrium with AB, because this is reversible reaction. AB CD में बदल रहा है और CD AB में बदल रहा है. हम लोग फिजिकल लाइफ में इक्विलिब्रियम कहां पे अटेन कर सकते हैं? वेरी मुश्किल, वेरी डिफिकल्ट. हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं अटेन कर पाएंगे ना. आप क्या एज में इक्विलिब्रियम ला सकते हैं? नहीं. वेट में इक्विलिब्रियम ला सकते हैं? हाँ, ये एक चीज है जहां पे आप इक्विलिब्रियम ला सकते हैं. कई बार ऐसा होता है ना कि अपन थोड़े जब बड़े हो जाते हैं उसके बाद एक पर्टिकुलर बॉडी का शेप और एक पर्टिकुलर बॉडी का एक वेट फिक्स हो जाता है. फिर बहुत ज्यादा बढ़ता नहीं है, बहुत ज्यादा घटता नहीं है, क्योंकि आपके डेली जो मेटाबॉलिज्म है वो फिक्स हो गए. आप डेली एक ही काम कर रहे हैं, डेली एक ही चीज कर रहे हैं, तो एक पर्टिकुलर एज के बाद आपका जो वेट है वो फिक्स हो गया. अब आप बहुत ज्यादा मेहनत कर लेंगे तो 1 किलो घट जाएगा, फिर दूसरे दिन ठीक ठाक से खा लिए तो फिर 1 किलो वापस से बढ़ जाता है. इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन आता नहीं है, अनलेस एंड अनटिल कि आप एकदम सीधे 16 वर्षीय लड़का की तरह सुबह सुबह निकल गए दौड़ने के लिए और पूरा एकदम 10-12 चक्कर दौड़ के भाई जिसको कोई काम नहीं है, वेला है, वो ये कर सकता है. पर जिसको मान लीजिए दिन भर का शेड्यूल ऑलरेडी फिक्स्ड है,
वो कहां से निकालेगा इतना समय कि दिन भर सुबह। अब वो उसका क्या है, जो मान लीजिए वेला बैठा हुआ है, वो क्या किया, सुबह सुबह निकला, 20 राउंड दौड़ के आया घर, बढ़िया अंडा केला उला खाया, सो गया। भाई हम लोग अगर ऐसे करने लग जाए तो फिर धंधा पानी कैसे चलेगा? तो हम लोग तो नहीं कर सकते। नहीं, यही कारण होगा कि मेरा वेट कम नहीं हो रहा है। मेरे को अब समझ में आ रहा है ना, वो इक्विलिब्रियम में अटेन नहीं कर पा रहा मैं। इक्विलिब्रियम मेरा आ चुका, नो फर्दर चेंज इन वेट। फिजिकल क्वांटिटी मना किया ना चेंज करने के लिए, यू कैन नॉट चेंज द मेजरेबल क्वांटिटीज। इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका, बढ़ भी नहीं रहा, घट भी नहीं रहा, क्योंकि पैंट का साइज फिक्स हो गया है। समझा समझा के थक गया, पर वो साइंस की नहीं है, वो कॉमर्स बैकग्राउंड की है, वो समझ नहीं पा रही है। मुझे कह रही चलिए सुबह दौड़िए, शाम दौड़िए, वॉकिंग करिए, कोई फायदा नहीं। ऑलरेडी द इक्विलिब्रियम हैज अचीव्ड एंड मेजरेबल क्वांटिटी विल इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट शी इज नॉट गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। उनका भी इक्विलिब्रियम हो गया होगा, वो ब्रेन वाइज इक्विलिब्रियम अचीव हो गया है। मैं तो कम करा के रहूंगी और मेरा बॉडी मान रहा है होंगे ही नहीं। खैर केमिकल, हाँ तुमने कहा पुष्पा, क्या बोलते हैं वो, तुमने कहा पुष्पा समझ के फ्लावर समझा गया, फायर है, फायर ऐसा करके है। केमिकल इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनइफेक्टेड। आगे नेक्स्ट पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम रिमेन्स अनइफेक्टेड if the reaction occurs. Chemical equilibrium remains unaffected if the reaction occurs in the presence of catalyst. If the reaction occurs in the presence of catalyst. तो कह रहा केमिकल इक्विलिब्रियम के ऊपर कैटलिस्ट का कोई प्रभाव नहीं है। तो ये क्या चमत्कार है, हमने तो ऐसा पढ़ा था कि हाँ रेट को फास्ट कर देता है या स्लो कर देता है। रेट को फास्ट या स्लो कर सकता है, पर द रेट एट विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। द टाइम इन विच द रिएक्शन विल कंप्लीट दैट विल बी चेंजिंग। पहले हो सकता है 10 सेकंड में रिएक्शन होना था, अब कितने सेकंड में हो गया, 5 सेकंड में हो गया। द टाइम इन विच द रिएक्शन विल कंप्लीट वो भली चेंज कराया जा सकता है, पर द रेट एट विच रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस उसको हम लोग नहीं बदल सकते। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल नॉट चेंज। वो अभी नहीं समझ में आएगा जब तक मैं मैथमेटिकली ना समझाऊं। मैं भी ये कह रहा हूं कि एक्चुअली अभी आपको रेट लॉ नहीं पता है ना, तो इसलिए यू डोंट नो हाउ टू डिराइव दी केमिकल इक्विलिब्रियम। वो कांस्टेंट अभी आप नहीं जानते, तो इसलिए बस अगला ही टॉपिक रेट लॉ है। तो वो रेट लॉ जैसे ही पढ़ लेंगे यू आप तुरंत समझ जाएंगे कि हम सिर्फ टाइम को जल्दी कर सकते हैं बट नॉट दी स्पीड। एक्चुअली होता क्या है मैं समझा ही देता हूं, एक मैथमेटिक्स क्या ऐसे भी समझ में आ जाएगा। चलिए एक छोटा सा ग्राफ देखते हैं, ये ग्राफ से आपको समझ में आता है। देखिए वैसे तो क्लास 12th में ये ग्राफ दिखाता हूं मैं, पर अभी ये ग्राफ को देखते हैं। ध्यान से देखिए ग्राफ कैसा है, इसको बोलते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। क्या बोलते हैं? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व। और मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व ने ऐसा एक कर्व बनाया जिसको बेल कर्व बोलते हैं, और ये होता है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस एनर्जी। रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस एनर्जी ग्राफ है, ये एनर्जी वर्सेस ग्राफ है। होता क्या है जब आप, अच्छा वो थ्योरी क्या कहती है मैं थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करता हूं कि मैंने शायद कोलिजन थ्योरी के बारे में आपसे कभी तो जिक्र किया होगा, फिजिक्स में किया था, तो कोई बात नहीं। कोलिजन थ्योरी क्या है मैं समझाता हूं। कोलिजन थ्योरी होती है कि जब कभी भी कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है तो उसको एक दूसरे के साथ टकराना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट बनेगा तो टकराने की आवश्यकता पड़ती है, बिना टकराए प्रोडक्ट नहीं बन सकता। कोई भी प्रोडक्ट, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट हो, टकराना जरूरी है। टकराएंगे तो एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में टकराना है, रैंडमली आप नहीं टकरा सकते। कोई कैसी भी एंगल में टकरा ले काम बनने वाला नहीं है। टकराना एक फिक्स्ड तरीके से टकराना है, एक फिक्स्ड ओरिएंटेशन में टकराना है और एक फिक्स्ड स्पीड पर टकराना है। दैट स्पीड जिस पर वो टकराएगा उसको बोलते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से जब वो टकराता है तो उसके अगल बगल वाले जो मोस्ट प्रोबेबल से प्लस माइनस कुछ रेंज है, उस रेंज के बीच के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में टकराएंगे, इन परफेक्ट ओरिएंटेशन तो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। उसके अलावा वाले जितने भी हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, पीछे वाला और इसके बाद वाला, ये टकरा तो रहे हैं, या तो इसमें उतनी स्पीड नहीं है, स्पीड मतलब एनर्जी नहीं है, और या फिर वो परफेक्ट ओरिएंटेशन से नहीं टकरा रहे जिसकी वजह से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं हो रहा है। कैटलिस्ट डालने पर क्या होगा, ये क्या करता है कैटलिस्ट, ये जो आपका
ये जो अटेनमेंट था ना एनर्जी का, वो अटेनमेंट ऑफ एनर्जी को ही क्या कर देता है, इतनी क्वांटिटी से रिड्यूस कर दिया। अब जैसे ही इतनी क्वांटिटी से रिड्यूस किया तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चलने वाले अब मॉलिक्यूल थे वो अब क्या हो गए, पहले से बढ़ गए। अब ये सारे ही मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से भाग रहे थे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड ही, ये जो एनर्जी थी वही नीचे आ गई। अब नीचे आई तो ये दोनों ऐसे ब्रॉड होगा, ब्रॉड होगा तो अब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चलने वाले मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बढ़ गए। जो पहले सिर्फ कितने थे, इतने थे, अब बढ़कर कितने हो गए, इतने हो गए। अब अगर नंबर ऑफ मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चलने वाला मॉलिक्यूल बढ़ गया तो जो टकरा रहे थे उसकी संख्या भी बढ़ गई, और टकराने वाली संख्या जब बढ़ेगी, परफेक्टली टकराने वाली संख्या जब बढ़ेगी तो प्रोडक्ट भी ज्यादा फॉर्म होंगे। तो कैटलिस्ट क्या करेगा, जो रेट ऑफ रिएक्शन पहले 10 सेकंड में आ रहा था, जो इक्विलिब्रियम पहले 10 सेकंड में आ रहा था, अभी ड्यू टू दी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से चलने वाला मॉलिक्यूल बढ़ गया तो वो इक्विलिब्रियम अब 10 सेकंड में ना आके क्या आ गया, 5 सेकंड में आ गया। क्योंकि पहले सिर्फ इतने ही मॉलिक्यूल टकरा के प्रोडक्ट बना रहे थे, अब बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल टकरा के क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन का रेट फास्ट नहीं हुआ, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म जो है वो क्या हो गया, फास्ट हो गया, जिसकी वजह से इक्विलिब्रियम का जो वैल्यू है वो परिवर्तन नहीं हुआ, बस ओनली दी रेट फास्ट हो गया। रेट फास्ट होना मतलब केमिकल काइनेटिक्स, नॉट दी इक्विलिब्रियम पार्ट। इक्विलिब्रियम में एक्सटेंट, किस एक्सटेंट तक रिएक्शन जाएगी, कितने टाइम में रिएक्शन खत्म होगी, पहले 12 सेकंड में हो रही थी, अब 5 सेकंड में होगी। भैया रेट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन का मतलब तो यही हुआ ना, रेट ऑफ रिएक्शन। बट आप अभी एक्चुअली पहले पूछे यार, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोपोर्शनल होता है, जो रिएक्शन हमने लिखा था ए बी गिव्स सी डी के, तो होगा कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के ऊपर स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट आ जाएगा। ठीक है, अब जब छेड़ दियो तो समझो। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब होगा, ये रेट लॉ है, कोई बात नहीं, अभी तो समझाऊंगे, अगला टॉपिक तो यही है। तो यहां लिखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी। अब ये दोनों प्रोपोर्शनैलिटी है, तो जब इक्वल टू लिखेंगे तो कुछ एक कांस्टेंट आएगा, के फॉरवर्ड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर डी, और इसको लिखेंगे रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ये दिस बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी। अकॉर्डिंग टू, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 2। एट इक्विलिब्रियम, आपने खुद ही अभी पढ़ रखा है, इक्विलिब्रियम पर आपने क्या पढ़ा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन मस्ट बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। भाई रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर है, के एफ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर डी इज इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, के बी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी। अब जरा ध्यान से देखिए, के एफ बाई सॉरी के बी बाई के एफ को क्या लिखा जा सकता है, कंसंट्रेशन ऑफ सी के पावर सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी के पावर डी होल डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर बी, यही लिखा जा सकता है। इसको हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इट इज अ रेशियो विच डिपेंड्स अपॉन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन का जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट था, उसका रेशियो है। ये रेशियो को आप चेंज कर पाएंगे क्या, यू कैन नॉट चेंज द रेशियो। व्हाई यू कैन नॉट चेंज द रेशियो, बिकॉज जिस रेट से ए पैदा हो रहा है और जिस रेट से सी घट रहा है, दे बोथ आर सेम। तो यू कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम, रादर यू कैन चेंज द स्पीड। आप वो स्पीड को बदल सकते हैं। स्पीड बदला तो पहले 10 सेकंड में रिएक्शन हो रहा था, अब 5 सेकंड में होने लग गया, पर यू आर नॉट चेंजिंग द रेशियो। रेशियो इज रिमेनिंग कांस्टेंट। एज रेशियो इज रिमेनिंग कांस्टेंट, देयरफॉर कैटलिस्ट कैन नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। वो केमिकल इक्विलिब्रियम को कोई हैम्पर नहीं पहुंचा सकता है, वो बस स्पीड को क्या कर सकता है, स्लो फास्ट कर सकता है या स्लो करेगा, डिपेंडिंग अपॉन वो नेगेटिव या पॉजिटिव कैटलिस्ट। टाइम ऊपर नीचे कर सकता है, ये उसने लिखा है। Chemical equilibrium remains unaffected if the reaction occur in the presence of catalyst, however can be attained in a lesser time by the presence of catalyst. However can be attained in a lesser time because of the presence of catalyst.
कम समय में रिएक्शन को करवाया जा सकता है, ना कि रेट जो केमिकल इक्विलिब्रियम है उसको हम डिस्टर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट, केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर। नेक्स्ट इज केमिकल इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर। केमिकल इक्विलिब्रियम अगेन क्या है, एक डायनेमिक चीज है। सेम यहां पर भी वही लॉजिक है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पर वो लगता है कि रुक गया है, पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पे वो रुका हुआ नहीं होता है। द लास्ट पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम विल कंटिन्यू indefinitely. Chemical equilibrium will continue indefinitely. केमिकल इक्विलिब्रियम indefinitely मतलब टाइम t इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम के बाद भी अगर इसको डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो कितने समय तक ये ऐसा ही चलता चला जाएगा कुछ पता नहीं, इनडेफिनाइट टाइम पीरियड के लिए। आपने एक बार इक्विलिब्रियम चेंज कर लिया, इसके बाद द रेट एट विच रिएक्टेंट इज प्रोड्यूस्ड, रिएक्टेंट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट इज कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट, ये कांस्टेंट हो गया, इसलिए कंसंट्रेशन आपका बदल नहीं रहा है। अगर कंसंट्रेशन नहीं बदलेगा तो ये क्या रह जाएगा, कांस्टेंट रह जाएगा। कांस्टेंट रहेगा तो कब तक, indefinite टाइम तक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम विल कंटिन्यू indefinitely if the conditions such as temperature and concentration are not changed। तो कंसंट्रेशन या टेम्परेचर जब तक आप बदलते नहीं हैं तब तक यह प्रक्रिया चलती है। हां, कंडीशन चेंज नहीं हो रहा है। डन। तो टाइप ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम आपने कितना टाइप का पढ़ा, टोटल 4 प्रकार का। कौन कौन सा, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड वेपर, सॉलिड वेपर एंड डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड लिक्विड इनटू गैस। देखिए ना, वो पूरा एग्जांपल भी दिखाई दे। लेकिन टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम के कितने टाइप होते हैं, राइट, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फेजेस। टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फेजेस, फेज के नंबर के ऊपर। फेज मतलब सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सेम फेज में है या सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अलग अलग फेज में है। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ फेजेस, chemical equilibrium can be of 2 types। Depending upon the number of phases, chemical equilibrium can be of 2 types। पहला homogeneous equilibrium, पहला homogeneous equilibrium, पहला homogeneous एंड दूसरा क्या होगा, heterogeneous equilibrium। हेट्रोजेनस इक्विलिब्रियम, हेडिंग डालें होमोजेनस इक्विलिब्रियम। इफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, होमोजेनस इक्विलिब्रियम, इफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, इफ ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ऑफ एन इक्विलिब्रियम reaction are in same phase, are in same phase, the equilibrium is called, the equilibrium is called homogeneous equilibrium, the equilibrium is called homogeneous equilibrium। example, H2 gas plus I2 gas is in equilibrium with twice of HI gas। H2 gas plus O2 gas is in equilibrium with twice of water gas। तो इस तरह का जितना भी इक्विलिब्रियम होता है उसको आप क्या बोलते हैं, होमोजेनस इक्विलिब्रियम। व्हाई इट इज कॉल्ड एज होमोजेनस, ऑल दी 3 reactant and product are in same phase। if all the reactant and product are in same phase then we call this reaction to be a homogeneous reaction और homogeneous equilibrium जब इस reaction का equilibrium पैदा हो। next heterogeneous equilibrium, next heterogeneous equilibrium, if all the reactant and products of an equilibrium, if all the reactant and product of an equilibrium reaction, if all the reactant and product of an equilibrium reaction
are not in the same phase, are not in the same phase, सारे के सारे सेम फेज में नहीं हैं, आर नॉट इन दी सेम फेज, आर नॉट इन दी सेम फेज, दैट इज they are present in two or more than two phase, that is they are present in two or more than two phase, then the equilibrium is called heterogeneous equilibrium. Two or more than two phase, then the equilibrium is called heterogeneous equilibrium. Example, MgCO3 solid is